कहते हैं जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, पर कुछ लोग होते हैं जो उसे छीन लेते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। फार्मूला वन चैंपियन निकी लौदा। 22 फरवरी 1949 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में जन्मे निकी लौदा को बचपन से ही कारों में काफी दिलचस्पी थी। निकी एक खानदानी परिवार से आते थे जिनका पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अच्छा खासा नाम था। पर निकी को ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी थी और ना अपने फैमिली बिजनेस में। उन्हें तो बस कार रेसिंग करने में मजा आता था। इसके अलावा वो कारों की टेक्निकलिटीज और डिजाइनिंग को समझने में भी अपना काफी समय लगाया करते थे। इस तरह उन्हें कारों के पार्ट्स, इंजन और डिजाइन की अच्छी समझ भी हो गई थी। धीरे धीरे उनका यह शौक पैशन में बदल गया और बड़े होकर निकी ने कार रेसिंग में ही अपना करियर बनाने की ठान ली। आगे चलकर निकी ने 1968 में मिनी रेसिंग से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे फार्मूला वी और फार्मूला 3 में भी रेस करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ निकी के घर वाले उनके इस पैशन के खिलाफ थे और वो चाहते थे निकी उनके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनका साथ दे। इसीलिए जब निकी ने अपने घर वालों को बताया कि वो फार्मूला वन रेसर बनना चाहते हैं और उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, तो उन्होंने निकी का साथ नहीं दिया। परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलने पर निकी ने एक बैंक से 30,000 पाउंड्स की रकम लोन पर ली और उसे मार्च नाम की टीम पर लगा दिया, जिससे वो उस टीम के को ओनर भी बन गए। और इसी तरह निकी ने फार्मूला वन में भी अपना रास्ता बनाया और थोड़े समय के बाद निकी का नाम रेसिंग में आगे आने लगा। 1973 में हुए मोनाको ग्रैंड प्री में तो निकी 3rd पोजीशन हासिल करने में भी कामयाब हो गए और तब पड़ी उनके ऊपर नजर आज के जमाने की मशहूर कार कंपनी फेरारी की। उस दौरान ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी और उन्हें चाहिए था एक ऐसा ड्राइवर जो उनकी डूबती ब्रांड को बचा सके। इसीलिए फेरारी ने किया निकी लौदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। निकी लौदा में मिला उन्हें वो ड्राइवर जो उनके डूबते ब्रांड को बचा सकता था। और निकी लौदा ने भी फेरारी ब्रांड से साफ कह दिया था कि आपको एक ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर भी मिल रहा है, क्योंकि निकी का दिमाग बहुत तेज था और उन्हें कारों की टेक्निकलिटीज और डिजाइनिंग की अच्छी समझ थी, जिसका फायदा फरारी को मिलने वाला था। और इसी तरह 1975 में इटालियन ग्रैंड प्री में 3rd प्लेस लाकर अपनी पहली चैंपियनशिप कंफर्म की निकी लौदा ने। 11 साल में यह पहली चैंपियनशिप थी जो फरारी ने जीती थी। इसी साल निकी ने न्यूबर्गिंग सर्किट को भी 7 मिनट में कंप्लीट करने का एक माइलस्टोन भी अपने नाम किया। कहा जाता है कि यह न्यूबर्गिंग सर्किट सबसे खतरनाक सर्किट था उस जमाने में और इस सर्किट में रिकॉर्ड बनाने के बाद निकी की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। पर अब बारी थी उस सीजन की जिसका इंतजार सारे फैंस कर रहे थे, 1976 का फार्मूला वन सीजन। और इस सीजन में 5 रेसेस को फर्स्ट प्लेस के साथ खत्म किया निकी लौदा ने और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रहे। पर इस रेस में एक और रेसर था जो उतना ही डेस्परेट था फार्मूला वन चैंपियन बनने के लिए। उसका नाम था जेम्स हंट। 1970 ये वो समय था जब निकी लौदा और जेम्स हंट के राइवलरी के चर्चे हर तरफ हुआ करते थे और इसीलिए जर्मन ग्रैंड प्री में इन दोनों पर सबकी नजर थी। लेकिन निकी लौदा अब भी टॉप पर बने हुए थे। पर अगली रेस होने वाली थी दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक न्यूबर्गिंग सर्किट पर, जिसे निकी ने इससे पहले 7 मिनट में पूरा किया था। और यह ट्रैक सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि यह ट्रैक बना था एफिल माउंटेन पर। काफी बड़ा ट्रैक था ये, लगभग 23 किलोमीटर का। और जर्मन प्रोवाइडर इतने लंबे ट्रैक पर सेफ्टी और मेडिकल सपोर्ट मुहैया कराने में असमर्थ थे, क्योंकि इस सर्किट में कई ऐसे ट्रैक थे जो काफी नैरो थे, जिसकी वजह से टीवी कवरेज भी संभव नहीं था कुछ एरियाज में। यह एक नेचुरल ट्रैक था जिसमें कई सारे हडल्स थे और इस ट्रैक पर 200 की रफ्तार से गाड़ी चलाना काफी चुनौती भरा काम था। फार्मूला वन ड्राइवर्स के लिए यह सर्किट किसी ग्रेवयार्ड से कम नहीं थी। ये काफी दिलचस्प फैक्ट है कि जब एक ड्राइवर गाड़ी पर बैठता है तो 20% चांसेस होते हैं कि ही विल डाई, और यही मानकर हर ड्राइवर गाड़ी चलाता है। पर इससे 1 भी % ज्यादा हो यह निकी लौदा को मंजूर नहीं था। रेस शुरू होने के ठीक एक दिन पहले जब निकी को पता चला कि उस ट्रैक पर खूब बारिश हुई है, तो उन्होंने रेस से पहले एक मीटिंग बुलाई
टू कैंसल द रेस, क्योंकि वो जानते थे कि यह न्यूबर्गिंग सर्किट कितना चैलेंजिंग और कितनी खतरनाक है। पर जब वोटिंग से इस रेस का फैसला किया गया तो मेजोरिटी वोट्स निकी लौदा के खिलाफ थे, जिसकी वजह से आखिरकार इस रेस को ग्रीन सिग्नल मिल गया और मजबूरन उन्हें भी इस रेस में उतरना पड़ा। अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई थी कि इंच भी चैलेंजिंग हो गया था और निकी की कार फुल स्पीड पर थी और विजिबिलिटी बहुत कम। पर तभी एक हादसा हुआ। निकी की कार एक मोड़ से लगी और पास के चट्टान से टकराकर वापस ट्रैक पर आ गिरी, जिसके बाद निकी की कार आग के लपटों में बदल गई। पर तभी पीछे से आए ड्राइवर्स ने निकी की जलती हुई कार देखी और कार से निकलकर उनकी मदद के लिए दौड़े। पर निकी कार में फंस चुके थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद मदद जरूर आई और निकी को कार से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक निकी के शरीर का काफी हिस्सा आग से जल चुका था। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल ले जाया गया। निकी कोमा में जा चुके थे और उनके शरीर पर 3rd डिग्री बर्न्स थे। दाईं तरफ से उनका सर और चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और रिकवरी नामुमकिन थी। दुनिया ये मान चुकी थी कि निकी लौदा अब जिंदा नहीं बचेंगे। यहां तक कि निकी का अंतिम संस्कार करने प्रीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। पर निकी लौदा एक चैंपियन थे जो ट्रैक के साथ साथ अपनी जिंदगी की रेस भी अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी एक इच्छा शक्ति थी जो उन्हें मरने नहीं दे रही थी। उधर रेस अभी भी जारी थी और निकी लौदा अब भी रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि उनके पॉइंट्स सबसे ज्यादा थे। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। करीब 42 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद अचानक निकी लौदा सर पर बैंडेज लगाए हुए, जो खून से लथपथ था, उस सीजन के इटालियन ग्रैंड प्री रेस के लिए पहुंचे। कैन यू बिलीव दिस? जो इंसान कल तक लोगों के लिए मर चुका था, वो वापस रेस में आ पहुंचा। दुनिया को तो विश्वास ही नहीं हुआ। जिस इंसान का अंतिम संस्कार अस्पताल में ही कर दिया गया था, वह वापस इस रेस में लौटकर आ गया है। न्यूज़पेपर और मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। निकी ने परिवार और डॉक्टर्स सबके खिलाफ जाकर रेस करने का फैसला कर लिया था। बहरहाल रेस शुरू हुआ, पर स्टीयरिंग पकड़ते ही उस एक्सीडेंट के फ्लैशबैक निकी के आंखों के सामने आ गए, जिससे वो थोड़े घबरा भी गए। पर जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाला और धीमी शुरुआत के बावजूद निकी इस रेस को 4th प्लेस के साथ खत्म करते हुए 3 पॉइंट्स जीतने में सफल रहे। निकी बेशक इस रेस में 4थे नंबर पर रहे, पर उस दिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट का लोहा पूरी दुनिया ने माना। अब निकी फॉर्मूला 1 चैंपियन बनने से केवल एक कदम दूर थे। पर इसी दौरान जेम्स हंट ने 2 बैक टू बैक रेसेस जीतकर अपने और निकी के बीच पॉइंट गैप को कम कर लिया था, जो अब रेस में निकी से केवल 3 पॉइंट पीछे थे। जापानीज ग्रैंड प्री ये सीजन का आखिरी रेस था और ये आखिरी रेस डिसाइडर रेस थी, जो ये फैसला करती कि कौन बनेगा सीजन का फॉर्मूला 1 चैंपियन। पर यह जापानीज ग्रैंड प्री रेस शुरू होने से पहले भी खूब बारिश हुई। अब सवाल फिर से यह था कि क्या रेस कैंसिल की जाएगी, पर नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी इस रेस को ग्रीन सिग्नल मिला। रेस की अनाउंसमेंट के साथ ही निकी लौदा और जेम्स हंट एक बार फिर आमने सामने आए और दोनों के बीच एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। पर इसी बीच अचानक एक लैप कंप्लीट होते ही मूसलाधार बारिश की वजह से निकी की विजिबिलिटी कम होने लगी और दूसरे लैप में तो उन्हें वो सारी बातें याद आने लगी। अपनी पत्नी का चेहरा, अपनी जान की कीमत और उस अस्पताल में मौत से लड़ा हर एक पल, और उस सोच ने उन्हें दूसरे लैप के बाद रिटायर होने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेम्स हंट वो रेस केवल 1 पॉइंट के अंतर से जीतने में कामयाब हो गए। उस दिन निकी लौदा भले ही रेस नहीं जीत पाए, पर हार न मानने के उनके जज्बे और कमबैक ने दुनिया का दिल जीत लिया। और इसी जज्बे की बदौलत अगले ही साल 1977 में और 1984 में फॉर्मूला 1 चैंपियन का टाइटल जीतकर निकी एक बार फिर रेसिंग की दुनिया के बादशाह बने। उनकी कमबैक की कहानी
आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है और इसीलिए शायद उन्हें फॉर्मूला 1 इतिहास के सबसे महान रेसर्स में से एक माना जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी पहली शादी 1975 में एक मॉडल रही मैरिलिन नॉस से की, जिनसे उन्हें 2 बेटे मैथियास और लुकास है। पर 1991 में मैरिलिन से अलग होने के बाद निकी ने 2008 में अपनी ही एयरलाइंस की एक फ्लाइट अटेंडेंट रही ब्रिजिट वेटजिंजर से शादी की, जिनसे आगे चलकर उन्हें 2 जुड़वा बच्चे मैक्स और मिया हुए। अपने जज्बे और शानदार रेसिंग की बदौलत रेसिंग की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले इस महान रेसर ने 20 मई 2019 को लंबी बीमारी की वजह से आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ एक जांबाज रेसर की कहानी का भी अंत हो गया।